हेलो दोस्तों। तो आज हम हिंदू एनालिसिस देख रहे हैं आज 11 फरवरी का। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। पहला जो न्यूज़ है आपका, बोथ साइड्स डिसंगेजिंग फ्रॉम पैंगोंग लेक एरिया से चाइना। तो ये जो पैंगोंग लेक एरिया का पिछले साल मई में जो है क्लैश शुरू हुआ था, जब है ना चाइना के कुछ फोर्सेज जो है अंदर हमारे टेरिटरी में घुसाए थे। तो तब से लेकर अभी तक जो है काफ़ी कुछ हुआ है। आपने देखा होगा बहुत बार वो क्लैश हुआ हमारे और उनके फोर्सेस के बीच में, जिसमें कुछ जवान भी है ना मारे गए। हमारे 20 जवान मारे गए गलवान वैली के क्लैश में। चाइनीज कैजुअलिटीज भी हुई। तो ये जो अभी अब क्या हो रहा है कि दोनों जो फोर्सेज है, इंडियन फोर्सेज और चाइनीज फोर्सेज, जो डिस्प्यूटेड एरिया जो है उससे अपने अपने वापिस जो प्री जो लेवल था 2020 का, जो लेवल था जहाँ पे वो लोग थे, वहाँ पे मूव कर रहे हैं पैंगोंग लेक से। तो इसमें जो है आपने ऑलरेडी पिछले साल कुछ कुछ वीडियो देखा होगा पैंगोंग लेक का, इसका। तो इसको जरूर आप मैप में देख ले, पैंगोंग लेक का और ये एरिया जो गलवान वैली का। तो पैंगोंग लेक जो है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ दिया है। लॉन्ग नैरो डीप इंडो रिक लैंडलॉक्ड लेक है, जो कि ये लद्दाख हिमालय में सिचुएटेड है। इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है कि ये चुंगसुल अप्रोच जो है उसका रास्ता है इस तरह से। और इसमें जो फिंगर्स है, बेसिकली फिंगर्स जो उसमें है ना निकले हुए हैं, बेसिकली माउंटेन रेंजेस जो है, उसको वो एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देते हैं दोनों कंट्रीज को, चाइना को और इंडिया को। तो इस कारण से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये आप देख रहे हैं फिंगर्स के नाम से यहाँ पे जो है, बेसिकली इसमें जो इंडेंटेशन है वो सब फिंगर्स को नाम दिया हुआ उसमें। तो चाइना का क्लेम है कि ये एलएसी है, इंडिया का जो क्लेम है कि इस लाइन को एलएसी मानता है। तो ये बेसिकली जो पूरा एरिया डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ था, पीएलए जो बेसिकली यहाँ तक आ गया था। इंडिया का कहना है कि हमारा यहाँ तक बाउंड्री है, तो यहाँ तक अंदर तक घुस आया था। तो उस समय है ना बेसिकली कन्फ्लिक्ट हुआ था जो इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये बड़ा बॉर्डर मैप है, यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर रोड्स भी है। और इंडिया का कहना है कि इनका बॉर्डर यहाँ तक है, एलएसी जो माना जाता है। पहले जो क्लेम लाइन है फिंगर 8 तक, और चाइना का क्लेम है ये बेसिकली फिंगर 3 तक। तो इंडिया का पोस्ट भी यहाँ पर है पहले से। तो इन चीज़ों को लेकर ये मैप है, आप मैप में जरूर इसको प्लॉट कर ले, देख ले ध्यान से, ताकि आप एग्जाम में जो बहुत बार मैप लोकेशन चुनसुल पोस्ट का आ सकता है, इससे रिलेटेड आपका जो गलवान वैली है उसका आ सकता है। पॉन्सोन लेक के पैंगोंग लेक का फिंगर्स जो है उसको पूछा जा सकता है। तो इसको आप जरूर मैप में प्लॉट करके देख ले एलएसी का लोकेशन, ताकि आप उसको आंसर कर सके एग्जाम में। तो यही इंपॉर्टेंट इसमें। दूसरा जो आपका एक न्यूज है फ्रंट पेज का, वो है मोदी बैट्स फॉर रिफॉर्म्स, इनवाइट्स फार्मर फॉर डिस्कशन अगेन। तो ये जो है बेसिकली जो है मोशन ऑफ थैंक्स जो है, उस पर डिबेट हो रहा था, मोशन ऑफ थैंक्स उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा फार्मर इशूज पे। तो ये जो है इसमें ज़्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा है कि मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में आप जान लें। ये पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट का। जब आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट का जो टॉपिक आप जब पढ़ा होगा अपने यहाँ पढ़ेंगे आप, तो इसमें और या फिर प्रेसिडेंट का आप कह सकते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में उसका पावर्स और फंक्शन देखेंगे, तब आपको ये टर्म ये चीज़ आपको पढ़नी होगी। तो ये बेसिकली क्या है कि जो हर साल प्रेसिडेंट का बेसिकली एड्रेस होता है ज्वाइंट सेशन ऑफ जी पार्लियामेंट जो है, जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स भी और लोकसभा के मेंबर्स भी एक साथ बैठते हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल 87 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो 2 बार होता है जनरली, 2 स्पेशल सेशंस होते हैं दो दो ओकेजन पे। एक होता है जब इलेक्शन के बाद नई सरकार चुन के आती है, तो उसके पहले सेशन के समय, चाहे वो फरवरी में बजट सेशन हो, चाहे वो मानसून सेशन हो, चाहे वो विंटर सेशन हो, उस सेशन में पहला एड्रेस जो है प्रेसिडेंट करते हैं बेसिकली। और हर साल पहला जो सेशन होता है, हर साल पहला सेशन बेसिकली जो बजट सेशन होता है, तो उसके पहले ना ओकेजन पे फर्स्ट सेशन के स्टार्ट में प्रेसिडेंट अपना एक एड्रेस करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो एम है अगले साल के लिए या आगे के सालों के लिए, जो विजन है उसको प्रेसिडेंट बताते हैं। पुरानी स्कीम्स के बारे में जो भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है उसको एक तरह से पार्लियामेंट पे बताते हैं लोग, एमपीज को, मेंबर्स को, कि ये गवर्नमेंट का प्लान है, विजन है, ये इसने स्कीम इम्प्लीमेंट किया है, ऐसा ऐसा कुछ। तो ये बेसिकली हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। ये मोशन ऑफ थैंक्स या प्रेसिडेंट एड्रेस जो है, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, ये वहाँ ब्रिटेन में होता है। तो इसको जो है बेसिकली प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होता है, एक मोशन होता है जिसमें उस उनको डिस्कस किया जाता है। प्रेसिडेंट का एड्रेस जो है उसको डिस्कस किया जाता है। बेसिकली सरकार अपना व्यू रखती है इसके ऊपर में, अपोजिशन भी अपना उसको व्यू रखता है, क्रिटिसिज्म या जो भी कुछ है।
और उसके बाद जो है 3 दिन बेसिकली अलॉट होता है इसमें, और इसके बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर में अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है अपोजिशन की, भाई ये अमेंडमेंट हमें चाहिए, ये आपका गलत आपने बोला है, या जो भी कुछ उसको चाहिए, एंड एक्सेप्टेड देन द मोशन ऑफ थैंक्स अडॉप्टेड इन अमेंडेड फॉर्म। उसके इसको वोट के लिए पुट अप किया जाता है दोनों हाउसेज में, और वो पास होता है। इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है कि इसको पास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में है लोकसभा में, तो लोकसभा में स्पेशली जो है गवर्नमेंट के हिसाब से उसको पास होना जरूरी है। राज्यसभा में बहुत बार उसमें अमेंड करके उसको पास किया जाता है, लेकिन दोनों हाउसेज में बेसिकली पास करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट, इससे पता चलता है गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस है हाउसेज में। तो ये है मोशन ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल, ये भी फ्रंट पेज में है, एससी ऑर्डर स्टेटस को ऑन आईएनएस विराट डिसमेंटलिंग। तो आईएनएस विराट जो है उसका डिसमेंटलिंग हो रहा था, उसको जो शिपयार्ड है ये बेसिकली, इसको है ना डिसमेंटल किया जाता। शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है गुजरात में आलंग में, एक प्राइवेट फर्म जो है उसने बिड जीता था, श्री राम ग्रुप, गुजरात बेस्ड ग्रुप है जिसने ये बिड जीता था कि इसको डिसमेंटल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला था, और डिसमेंटलिंग प्रक्रिया चल रही थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया एक है नई पिटिशन के अंदर में। तो इसमें जो आपको जानना है बेसिकली आईएनएस विराट के बारे में, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आईएनएस विराट जो बेसिकली क्या है, ये ओरिजिनली जो है ब्रिटिश नेवी का शिप है, एचएमएस हरमीन्स, वहाँ पे जाना जाता था ब्रिटिश नेवी में। नवंबर 18 1959 में वहाँ पे कमीशन हुआ था। एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, मतलब इसके ऊपर आप देख रहे हैं जैसा कि एयरक्राफ्ट ले लेके जाता है। यहाँ पे आप देखते होंगे एयरक्राफ्ट जो है यहीं से फ्लाई कर सकते हैं बीच समुद्र में। तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ब्रिटिश नेवी से हमने इसको लिया था 1986 में, 1987 में हमारे यहाँ कमीशन हो गया ये, और इसका नाम हमने चेंज करके आईएनएस विराट कर दिया। ये सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। डिफरेंट क्लासेज होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के, बाकी जो इक्विपमेंट नेवी के या एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं इनका क्लासेज होता है। तो ये एक सेंटोर क्लास से बिलोंग करता है। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप है इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा टर्म इसने सर्व किया वारशिप ने, तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। और इंडिया ने इसको मार्च 2017 में डिकमीशन कर दिया था, क्योंकि इसे बहुत ऐसा एज हो गया था, तो इसके खर्चा आ रहा था इस पर ज़्यादा कुछ, तो इसको गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटलिंग का इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था गुजरात के, जैसे मैंने कहा श्री राम ग्रुप ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जीता था। तो ये बेसिकली आपको जानने की जरूरत है, विराट है क्या, कब कमीशन हुआ, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, किस कैटेगरी का कैरियर है, सेंट्रल क्लास का कैरियर है, हमने ब्रिटिश नेवी से लिया था, पुराना नाम एचएमएस हरमीन्स है। ये सब आपको आप नोट कर ले। अब हम आते हैं एडिटोरियल पे। तो पहला जो एडिटोरियल है इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो है डिस इन्फॉर्मेशन इज ए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो डिस इन्फॉर्मेशन की इसमें बात की गई है। डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑथर ने बात किया, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता, जूम इन कर देता हूँ इस पर, और सॉरी, हाँ। तो इसमें जो बेसिकली इसमें कहा गया है कि डिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, कि यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन जो है, जो रियल इन्फॉर्मेशन, उसको मैनिपुलेट करके सोशल मीडिया में या बाकी जगहों पे बताया जाता है, उसको एक तरह से फेक न्यूज टाइप का बताया जाता है, उससे भी बड़ा। और ताकि इससे क्या होगा कि पोलराइजेशन का करना या इन्फ्लुएंस करना किसी आउटकम को, इलेक्शन का आउटकम को बहुत इन्फ्लुएंस किया जाता है। एक फेक न्यूज का जो एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाना, कि जिसमें कोई मटेरियल नहीं है, जो मेरिट नहीं है उस इन्फॉर्मेशन में, गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको बार बार सोशल मीडिया पे, अलग अलग चैनल्स पे, मीडिया पे उसको दिखाना, ताकि लोग उसको सही मान लें। तो इसको बेसिकली ऑथर ने जो है यहाँ पे क्या किया, साइबर सिक्योरिटी से कंपेयर किया है, तरह से जिस तरह साइबर सिक्योरिटी में हमने काफ़ी कुछ आगे अभी हासिल किया है, बहुत कुछ हम आगे बढ़ गए हैं, काफ़ी कुछ हमने उसमें रोक लिया है, तो डिसइन्फॉर्मेशन में भी हमें इस चीज़ को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये भी उसी तरह का है। साइबर अटैक में बेसिकली कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस सब को एम किया जाता है, लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, हमारा जो सोचने की क्षमता है, हमारा जो समझ है, हमारी जो थॉट्स है, उसको चेंज करने की कोशिश किया जाता है, उनको उसमें बायस लाने की कोशिश की जाती है। इसमें लॉजिक हमारा, ताकि हमारा लॉजिक फेल हो जाए, लॉजिक हम दूसरे तरह लॉजिक से सोचे, जो उन्होंने वो कह रहे हैं उसको, उसके बारे में सोचे, उस तरह से हम मुड़ जाएं, हमारा व्यू चेंज हो जाए। ये बेसिकली डिसइन्फॉर्मेशन में होता है। ये मैनिपुलेटेड, मिसकंटेक्चुअल, मिसअप्रोप्रिएटेड इन्फॉर्मेशन, बेसिकली डीप फेक्स आपने सुना होगा, चीप फेक्स, तो बेसिकली फेक न्यूज, फेक इन्फॉर्मेशन टाइप का प्रोपेगेंडा चलाना, यही ये पूरा इसी में डिसइन्फॉर्मेशन के बारे में।
तो इसने ऑथर ने कहा है कि दोनों डिपेंडेंट है एक तरह से, साइबर सिक्योरिटी भी डिपेंड और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और इसीलिए हमें इंटरलिंक तरीके से हमें सोचना चाहिए डिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए। तो कॉग्निटिव हैकिंग, जैसे मैंने कहा, कॉग्निटिव हमारे ब्रेन को, हमारे जो इन्फॉर्मेशन थॉट प्रोसेस है उसको हैक करना, उसको बदलना डिस इन्फॉर्मेशन के कारण। प्रोपेगेंडा, कंप्यूटर प्रोपेगेंडा, तो कंप्यूटर में बेसिक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक्सप्लॉइट्स आवर साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, हमारे जिसमें सोचने समझने की समझ जो है, हमारा बायसेस जो है, हम कुछ और सोचते थे तो हमारा जो व्यू चेंज कर दिया जाएगा, हमारी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश होती है, ताकि हम, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो अलग हो जाए, हम दूसरी चीज सोचने लगे। यहाँ एग्जाम्पल भी ऐसे दिया गया है, जैसे कि यहाँ यूएस कैपिटल हिल में अभी जो हुआ था, आपका देखा था अटैक, जो कैसे लोग जग गए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के वो इलेक्शन हारने के बाद, जनवरी 6 2021। ये बेसिकली उसी तरह का एग्जांपल है कि लोगों का माइंड आपने डाइवर्ट कर दिया, माइंड थिंकिंग को चेंज कर दिया एक प्रोपेगेंडा चला करके कि भाई इलेक्शन फॉल गलत हुआ है, या इलेक्शन में फॉर्जरी हुई है, जबकि उसका कोई सबूत नहीं है, कोई न्यूज एक है ना, उसका पीछे कोई एविडेंस नहीं है, जिसके कारण लोग जो है बेसिकली माइंडसेट उनका चेंज हो गया। यहाँ पे से और भी एग्जांपल दिया गया है, QAnon स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्लेमिंग दैट यूएस 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज फ्रॉडुलेंट। तो इसी कारण से आपने देखा बहुत सारा न्यूज में आया था, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली थी। तो उसके बाद नोवेल कोरोना वायरस को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली कि 5G के कारण जो है, टावर के कारण जो है कोरोना वायरस फैल रहा है। यहाँ पे आपने देखा यूके, नीदरलैंड, यूरोप कंट्रीज में बेसिकली, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि 5G टावर को ही आग लगा दी थी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है मिस इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके कारण ये, इसको कहा जाता है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन इसका नाम दिया है, जो कि एक तरह से सोची समझी, एक तरह से थ्योरी है, सोची समझी अटैक है। जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है, उसी तरह सोचा समझा एक अटैक है, लोग अपना व्यू पॉइंट चेंज करें। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि फील्ड एंड ब्रॉडकास्ट सोशल चैनल्स में सो मच फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड नॉइज, इतना फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप भर दो उसमें, सोशल मीडिया में या ब्रॉडकास्टिंग में, मीडियाज में, तो लोग सोचने का मजबूर है कि यही सही है, भले वो इन्फॉर्मेशन गलत हो। फिल द इन्फॉर्मेशन चैनल विथ नॉइज, नॉइज से भर देना कि ट्रुथ जो सही चीज है वो छिप जाए कहीं ना कहीं। इसके अलावा यहाँ पे से बात करें, वी कैन डेवलप डिस इन्फॉर्मेशन, हमें क्या करना चाहिए, तो डिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम विथ इंक्रीज लेवल ऑफ वायलेंस डैमेज टू प्रॉपर्टी, ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है डिस इन्फॉर्मेशन के कारण। जैसे देखा हमने यूएस कैपिटल में कितनी प्रॉपर्टी है ना टूट गई, आपने नुकसान पहुंचाया उसमें। तो हमें क्या करना, वी कैन डेवलप डिस इन्फॉर्मेशन डिफेंस सिस्टम, हमें डेवलप कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी ऑफ मेलिशियस एक्टर्स, देयर एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। तो जो मेलिशियस एक्टर्स, जनरली एक ही एक्टर की जो सेट ऑफ एक्टर्स है, वही हर जगह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो उनका आइडेंटिटी को हम ट्रेस कर सकते हैं, उनको उनका बिहेवियर समझ सकते हैं पहले, ताकि हम डीप फेक्स जो है डिस इन्फॉर्मेशन को हम टैकल कर सकें। इसके अलावा स्मार्ट आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एजुकेशन बहुत जरूरी है, कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि आप पहले न्यूज को चेक करें, उसका फेक न्यूज है कि नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। डिफेंस इन डेप्थ मोड आइडेंटिफाई डिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स एंड रिमूव्स देम यूजिंग ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्ट चेकिंग, ये सब करके हम डिस इन्फॉर्मेशन से लड़ सकते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन एक बताने की कोशिश की गई यहाँ पर कि क्या क्या हमें करने की जरूरत है। अभी जो है क्या है, बेसिकली हम डिस इन्फॉर्मेशन को एक अलग मांगते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से वो अलग है, एक अलग ही डोमेन है। तो इसमें जो ऑथर ने कहा है कि अभी इसलिए इस कारण से हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है डिस इन्फॉर्मेशन का, पॉलिसी हमने कुछ नहीं बनाया, रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उस डोमेन में हम पहुंचे नहीं हैं। तो इसको हमें इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा और क्या करने की जरूरत है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमें करने की जरूरत है एक दूसरे देश से या दूसरे मीडिया क्रॉस प्लेटफॉर्म से, ताकि सही इंफॉर्मेशन बाहर आ सके। और एजुकेशन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोगों को अवेयर किया जाए, मीडिया लिटरेसी हो, लोगों को अवेयर किया जाए कि सही चीज क्या है, कैसे आप डिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं, आपको न्यूज को क्रॉस चेक करना चाहिए। मोटिवेशन, अंडरलाइंग कंटेस्ट मोटिवेशन एंड चैलेंजिंग डिस इन्फॉर्मेशन टू रिड्यूस डैमेज, तो ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने देखा कि बैलेंसिंग द राइट ऑफ स्पीच विद द डेंजर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन चैलेंज, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में से इंडिया में भी है कि राइट ऑफ फ्री स्पीच है, कि आप बोलने का अधिकार है, ट्विटर पे, फेसबुक पे या कोई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। तो इसको और डिस इन्फॉर्मेशन को एक बैलेंस करके चलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज को बहुत ने बताया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, और हमें साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ही इसको देखना चाहिए।
हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, एनजीओज और जो अदर एंटिटीज है उन सब मिल के इस पे फोकस करना चाहिए लोगों को। तो ये है आपका। उसके बाद जो एक एडिटोरियल है जो आप पढ़ सकते हैं, टेकिंग द लॉन्ग व्यू विथ चाइना। तो ये बेसिकली इंडिया को कैसे अपना व्यू बदलना चाहिए, चाइना ने जैसे अपग्रेड किया अपने आप को इकोनॉमिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उस तरह से इंडिया को भी एक जो है बड़े स्ट्रेटेजी को देखने की जरूरत है। नीड टू हैव ए क्लियर आइड वर्ल्ड व्यू एंड स्ट्रेटेजी। इट नीड्स टू रिजेक्ट डेवलपिंग कंट्री रीजनल माइंडसेट। तो हमें जो रीजनल माइंडसेट हमारा है कि एशिया के बारे में सोचना, एशिया पैसिफिक में ही सोचना, उस रीजनल माइंडसेट को या डेवलपिंग कंट्री का जो माइंडसेट है उसको हटाकर हमें एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी हम है। तो इसलिए हमें उस हिसाब से सोचना चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे चाइना सोचता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम चाइना की तरह अपना जो है इकोनॉमी और जो बाकी एरिया है उस पे हम सोचे, बैलेंस करके हम चलें। Defining engagement with its neighbor, which is consolidating and expanding Belt and Road Initiative while remaining involved। ये चाइना के बारे में बताया जा रहा है, with strategic security and technological concern of the US located across the vast Pacific Oceans। तो हमें इस चीज़ की जरूरत है कि एक तो हमारे पास जो चैलेंज है वो कि बीआरआई जो है आपका, जो चाइना इम्प्लीमेंट कर रहा है उस पे हमारा एक व्यू हो। जो हमारे नेबर कंट्री है, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान ने तो इसको एक अलग रहा इससे बीआरआई से, श्रीलंका है, म्यांमार है, तो ये सारे देश जो है बीआरआई में कनेक्ट हुए हैं। तो इससे हमको जरूरी है कि हम इन लोग देशों से इंगेज हो सके, टॉक हो, हमारा बातचीत हो, ताकि हम उन बीआरआई से के अगेंस्ट हम अपना एक व्यू दे सके चाइना के अगेंस्ट। उसके साथ साथ हमें जरूरी है कि हम यूएसए के साथ भी चल मिला के चले, ताकि जो स्ट्रेटेजी है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है हमारा इंडो पैसिफिक को लेकर के, यूएस का जो पर्सपेक्टिव है उसके साथ में हम चल सके। तो हमें एक ब्रॉडर व्यू रखना है इंडिया को फॉरेन पॉलिसी में। एक तो नेबर साथ इंगेज भी होना है और यूएसए के साथ भी इंगेज होना है, दोनों पर्सपेक्टिव के लिए, एक चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना कैसे फाइनेंशियल स्पेयर के बारे में बताया कि चाइना कैसे डेवलप किया काफ़ी। चाइना की जो करेंसी है रेमनीबी, वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिजर्व हो सकती है कुछ दिनों में, क्योंकि चाइना जो बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमी है। ई युआन भी इसने लॉन्च किया है। तो ये सब देखते हुए तो इंडिया को भी इस चीज़ में आगे बढ़ने की जरूरत है अपनी इकोनॉमी को। बीआरआई कंट्रीज जो बेसिकली, बीआरआई मतलब बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड जो कंट्रीज है, वो आज ये रेमनीबी भी यूज कर रही है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के। तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, कि रेमनीबी जो है ग्लोबल रिजर्व होकर डॉलर के मुकाबले उभरे, जिससे चाइना को और पुश मिलेगा। इस हमें इकोनॉमिकली भी हमें अपने बारे में सोचना चाहिए डॉलर्स के पर्सपेक्टिव में। विद यूनाइटेड नेशन इंडियाज इंटरेस्ट हैव ग्रेटर कंकरेंस विद चाइनाज इंटरेस्ट रेदर देन यूएसए। तो यूनाइटेड नेशन में अगर देखा जाए तो हमारा इंटरेस्ट जो है बेसिकली चाइना का इंटरेस्ट ज़्यादा कंकरेंस होता है। जैसे कि शेयरिंग द कोविड-19 वैक्सीन विद अदर कंट्रीज के साथ में डिस्टिंग्विशेज इंडिया एंड चाइना फ्रॉम द ईस्ट। तो हमारा व्यू है कि हम कोविड-19 वैक्सीन को शेयर करें, जबकि यूरोपियन यूनियन का, यूएसए का व्यू अलग है, वो है ना स्टॉक करना चाहते हैं। एशियन से हम एशियन विल नॉट इजिली मूव आउट ऑफ बीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फाइनेंस एंड ट्रेड लिंकेज। श्रीलंका एक एग्जाम्पल, श्रीलंका में देखा अभी चाइना ने काफ़ी वहाँ पे प्रोजेक्ट हासिल किया है। चाइना का जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है चाइना, जिसमें सबसे बड़ा पार्टनर है, चाइना ने ओपन किया है इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी मेंबरशिप बढ़ के 100 कंट्रीज को ज्वाइन कर चुकी है। चाइना जो बेसिकली सेकंड बिगेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन है, अभी यूएन में सबसे दूसरा जो है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है। एंड पब्लिश मोर हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर्स देन द यूएसए। तो यूएसए से ज़्यादा जो इसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो ये सॉफ्ट पावर उसका बताता है। तो बेसिकली ये चाइना को बताएगा चाइना किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और हमें इंडिया को उस व्यू में सोचने की जरूरत है। रीजनल माइंडसेट हटा करके हमें जो है ब्रॉडर व्यू में मल्टी डायमेंशनल सोचने की जरूरत है। इंडिया शुड मूव द क्वाड टुवर्ड सप्लीमेंटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर पूल्स ऑफ द बीआरआई। तो इंडिया को क्या करने की जरूरत है कि जो क्वाड है, क्वाड बेसिकली क्या है, 4 देशों का एक तरह से ये है आपका ग्रुप है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसको हम बेसिकली जरूरत है कि इसको यूज करके इंडिया को जो बीआरआई से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो चाइना देने की कोशिश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे देशों में बनाने की कोशिश कर रही है, तो हम उसका एक तरह से सप्लीमेंट की तरह क्वाड को खड़ा करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग देयर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड डिजिटल इकोनॉमी। ये जो हमारे देश हैं या रीजन है, जो देश है, उनमें हमको ये कैपेसिटी वहाँ बढ़ाने की जरूरत है क्वाड को यूज करके, बेस्ड ऑन इंडिया डिजिटल स्टैक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अदर क्वाड मेंबर्स। तो इसको हमें मतलब क्वाड को गवर्नमेंट इंडिया को यूज करने की जरूरत है, जैसे चाइना के अगेंस्ट।
अनदर एरिया जहाँ पे इंडिया रोल प्ले कर सकता है वो है ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल गवर्नेंस में टू अकोमोडेट अदर्स व्यू फॉर इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, दूसरे देशों का व्यू यूज करके उसको एकोमोडेट करके ग्लोबल गवर्नेंस में इंडिया अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि डेटा रेसिप्रोसिटी में डेटा शेयरिंग में रेसिप्रोसिटी का इंडिया ने अपना व्यू दिया था। इंडिया डिसेंट पॉलिसी आर गेनिंग इन्फ्लुएंस एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना एंड दी वेस्ट। एशियन को हम ज्वाइन कर सकते हैं, एशियन रिमेन कीन इंडिया रिज्वाइंस ट्रेड पैक्ट टू बैलेंस। तो एशियन को ट्रेड पैक्ट जो इंडिया ने छोड़ दिया है, तो ये सब बेसिकली इंडिया को क्या फॉरेन पॉलिसी में करने की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। तो क्वाड के बारे में आप जरूर जान लें, ये क्वाड क्या से ग्रुप है और BRI कौन सा ग्रुप है, और इन चीजों का आप दिमाग में रखें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो डिनाइंग वीमेन द राइट टू ओवर देयर बॉडीज। तो ये बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के में जो अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है उसको लेकर के बताया गया है कि ये जो है 1971 में बेसिकली पहली बार ये एक्ट को लाया गया था। इसमें क्या था कि जो एम था उस समय कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कैसे कम किया जाए। तो इसका बहुत बड़ा कारण था उस समय जो था कि अनसेफ एबॉर्शन, बहुत बार एबॉर्शन सही से नहीं होता था जिसके कारण माएँ मर जाती थी, उस समय मैटरनल मोर्टेलिटी होता था आपका। तो इसमें क्या किया गया कि है ना बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हैं 20 वीक तक, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 20 वीक तक आप कम कर सकते हैं। और सेकंड डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए इफ द प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड 12 वीक्स, सॉरी 20 वीक्स होगा। फर्दर इट अलाउज ओनली टर्मिनेशन व्हेन देयर इज ग्रेव रिस्क टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द वीमेन और इफ द प्रेगनेंसी रिजल्ट्स फ्रॉम ए सेक्स क्राइम। तो ये बेसिकली इसमें क्या किया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ये बताता है कि कितने वीक्स तक, कब तक आप जो है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं आफ्टर कंसीव। ये इसको रेगुलेट करता है बेसिकली ये एक्ट, ये आपको जानने की जरूरत है। इस एक्ट इस और ये इसमें पूरे जो आर्टिकल है इसमें ऑथर का कहना है कि ये जो वीमेन का जो राइट है उसके बॉडी के ऊपर कि भाई मुझे प्रेगनेंसी रखनी है या नहीं रखनी है, ये उसके ऊपर होना चाहिए। हम इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये 24 वीक तक आप कर सकते हैं या 20 वीक तक कर सकते हैं या 15 वीक तक कर सकते हैं, डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ऑथर का कहना है, व्यू है अपना, कि वीमेन की बॉडी है उसका उसका राइट बनता है कि वो अपना प्रेगनेंसी कभी भी टर्मिनेट करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती हैं। तो वीमेन्स का राइट है ओवर हर ओन बॉडी बट मेक्स इट इजियर फॉर द स्टेट टू, लेकिन इससे क्या हो रहा है इस एक्ट के थ्रू, स्टेट जो उसके बॉडी पे कंट्रोल कर रहा है। मान लीजिए जैसे कि वीमेन हैड ए वॉलंटरी सेक्स, किसी ने वॉलंटरीली अपना सेक्स किया लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, प्रेगनेंसी अपना एंड करना चाहती है, 24 वीक प्रेग्नेंट है, तो वो इस केस में अगर अभी जो क्या है कि इस एक्ट के कारण वो जो है इसको नहीं करा सकते हैं आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट, वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। आपको है ना उसके लिए स्टेट का परमिशन चाहिए, कारण बताना होगा आपको क्यों आप कराना चाहते हैं, और डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए उस केस में। तो ये चीज़ को ऑथर ने क्रिटिसाइज किया कि ये सही नहीं है, वीमेन का राइट है वो कभी भी अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकते हैं वीमेन। लेकिन इस केसेस में क्या होता है, जब अगर क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्या होता है कि वीमेन यूजुअली रिजॉर्ट टू अनसेफ मेथड ऑफ अबॉर्शन। तो इससे क्या होता है वो लीगल तरीके से तो जा नहीं पाएगी क्योंकि कोर्ट क्या नाम है क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। तो बहुत बार वीमेन जो है अनसेफ मेथड यूज करती है जिसके कारण बहुत बार डेथ हो जाता है, मैटरनल डेथ इंडिया में होता है। तो इसलिए ऑथर का कहना है यहाँ पर कि आप जो है ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है कि रिस्ट्रिक्शन जो है इसको आपको हटा देना चाहिए। ये पैट्रियार्कल एक तरह से है पॉपुलेशन कंट्रोल का। प्रपोज अमेंडमेंट, अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है कि रिक्वायर्स वन डॉक्टर टू साइन ऑफ द टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। अगर 20 वीक हो चुका है आपके प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए, तब आप कराना चाह रहे हैं 20 वीक के बाद, तो आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। और अगर 20 से 24 वीक के बीच में है प्रेगनेंसी तो आपको 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होगा। उनका ओपिनियन अगर आप फेवर करेगा तभी आप अबॉर्शन करा सकते हैं। उसके अलावा उसमें मेडिकल बोर्ड की भी कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो इन केसेस को देखे अगर 24 वीक के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना है तो इसमें ऑथर ने जो कहा है कि पर्सनल चॉइसेज में कि किसी को पर्सनल चॉइसेज है कि भाई मुझे नहीं रखना है बच्चा, मैं टर्मिनेट कराना चाहती हूँ 24 साल के बाद या जो भी कुछ 24 वीक के बाद, तो उस केस में वो करा सके। पर्सनल चॉइस को यहाँ पे रखा नहीं गया है। बहुत सारे चॉइस कारण हो सकते हैं उसमें कि सेपरेशन फ्रॉम और डेथ ऑफ पार्टनर, वाली पार्टनर आपका डेथ हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण हम रखना नहीं चाहते हैं, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस बाद में आते हैं जिसके कारण वीमेन का माइंड चेंज कर सकता है कि हम प्रेगनेंसी रखना अब नहीं चाहते हैं। तो इन चीज़ों को बिल में रखा जाना चाहिए जो कि रखा नहीं गया है। इसके अलावा इसमें सिर्फ वीमेन का बात की गई है इस बिल में,
अलग अदर जो है ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, जेंडर डाइवर्स पर्सन्स, इसके बारे में बात नहीं की गई है। ये मोटा मोटी है। तो जैसा मैंने कह दिया, इसमें बताया जो है कि ये रेगुलेट करता है, ये बिल जो है कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी में बी अबॉर्टेड, तो किस कंडीशन पे आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। नए एक्ट में टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया गया। पहले क्या था, मतलब इस बिल के पहले अभी जो है स्टेटस कि आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अगर आप 12 वीक के अंदर आप कराना चाहते हैं अबॉर्शन, और 2 डॉक्टर का अगर 12 से 20 वीक, यानी 20 वीक के बाद आप नहीं करा सकते हैं। और ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, अब जो बिल में क्या किया जाए, नए बिल में अमेंडमेंट ला करके इसको और बढ़ाया जा रहा है पीरियड को। 20 वीक तक आप करा सकते हैं सिर्फ एक डॉक्टर का ओपिनियन पे, और 20 से 24 वीक तक अगर 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होगा उस समय। उसके अलावा 24 वीक के बाद अगर कराना है तो मेडिकल बोर्ड सेटअप किया जाएगा हर स्टेट में, जो उसको केसेस को देखेगा। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है, बीजेपी एमपी इशू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट महुआ मोइत्रा। तो ये बेसिकली ये महुआ मोइत्रा जो टीएमसी एमपी है, उनके अगेंस्ट में बीजेपी के एमपी ने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस दिया है लोकसभा में। ये इसलिए है क्योंकि ये ना उन्होंने जो अपना कुछ न जो वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था लोकसभा में, उसमें एक जज के कंडक्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस के कंडक्ट के बारे में उन्होंने बोला अगेंस्ट वेदर। तो इसके में क्योंकि आर्टिकल 121 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कहा गया है कि आप जो है किसी भी जज के कंडक्ट को, किसी भी जज के बिहेवियर को आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही समय आप डिस्कस कर सकते हैं जब उनके इम्पीचमेंट का मोशन मूव हो रहा हो तब। तो ऐसा तो यहाँ हो नहीं रहा था, यहाँ तो मोशन ऑफ थैंक्स की बातें हो रही थी, प्रेसिडेंट एड्रेस का मोशन ऑफ थैंक्स पर डिस्कशन हो रहा था। इसके अगेंस्ट में बीजेपी एमपी ने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस दिया है स्पीकर के सामने। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता क्या है बेसिकली, तो ये जो है आर्टिकल 105 में और आर्टिकल 194 में ब्रीच ऑफ पावर ऑफ प्रिविलेज जो है, और जो मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबलीज के हो या पार्लियामेंट के, उनका जो प्रिविलेजेस क्या है, उनको इम्यूनिटीज क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। 105 जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए है, 194 जो है स्टेट असेंबली के या स्टेट काउंसिल के मेंबर्स के लिए इसमें प्रिविलेज की बातें की गई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, बेसिकली आपको एक प्रिविलेज दिया जा रहा है कि आपको एक इम्यूनिटी है, राइट्स है, और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन, जो वहाँ के मेंबर जो एमपीज हो गए या एमएलएज हो गए उनको मिलता है अगेंस्ट क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी। मान लिया आपने कुछ कहा, स्टेटमेंट दिया, जैसे आप हाउस में बहुत बार स्टेटमेंट आप देते हैं, कुछ अपना भाषण रखते हैं, वक्तव्य रखते हैं, तो उसमें कुछ भी आपने कहा तो उसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल या सिविल केस नहीं हो सकता है कोर्ट में, कि आपने ये कहा, ये गलत कहा, या जो भी कुछ कहा ये एक्ट के अगेंस्ट जाता है, तो वो इम्यूनिटी प्रदान किया जाता है, ताकि ये इसलिए ताकि वो मेंबर्स जो है एमएलए या एमपी वो खुलकर अपना जो है विचार जो है पार्लियामेंट में रख सके या स्टेट असेंबली में रख सके। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है बेसिकली, इसमें कोई डिफाइंड रूल नहीं है, कोडिफाइड रूल नहीं है कि क्या क्या जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर आएगा, कि क्या क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर है, इसको कोडिफाइड नहीं किया गया अभी तक पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, और क्या क्या पनिशमेंट होगा इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया डिटेल में। लेकिन अगर कुछ आपने कुछ मेंबर्स ने कुछ ऐसा कोई कहता है, या फिर बाहर के लोग भी कुछ अगर ऐसा कुछ कहते हैं जिससे कि हाउस की प्रोसीडिंग में खलल होती है, या ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी, तो उस सारे केसेज में एक तरह से कह सकते हैं आप डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट अपने कार्यवाही में उसको हलन करता है तो उस केस में उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली, जब कोई मेंबर्स अगर देते हैं प्रिविलेज नोटिस, तो स्पीकर, अगर असेंबली या लोकसभा की बात है तो स्पीकर या चेयरमैन जो है उसको एडमिट कर सकते हैं, और एक प्रिविलेज कमेटी बनाएंगे जिसमें कि मेंबर्स होंगे उस हाउसेस से, उसी हाउस के मेंबर्स होंगे, जो कि बेसिकली वहाँ पार्टी के स्ट्रेंथ के आधार पर वो मेंबर वहाँ पे उतने होंगे उस कमेटी में। ये कमेटी क्या करेगी बेसिकली, जो क्वासी जुडिशियल कमेटी है, जो कि जो मेंबर है जिसके अगेंस्ट प्रिविलेज नोटिस है या बाकी जो मेंबर्स है उससे इंक्वायरी कर सकती हैं, बात कर सकती है, और इंक्वायरी कर सकती हैं उस चीज़ के ऊपर में, और उसके बाद एक अपना रिकमेंडेशन देगी हाउस के ऊपर, हाउस को, स्पीकर को या चेयरमैन को, कि भाई ये हमारा रिकमेंडेशन है, इन्होंने किया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या नहीं किया, प्रिविलेज को खत्म किया गया है, तो वो अपना रिकमेंडेशन देगी, जिसके बेसिस पे फिर आगे की कार्रवाई स्पीकर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, 2.2% यूएपीए केसेस फ्रॉम 2016 टू 2019 एंडेड इन कन्विक्शन। तो ये पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेटा दिया था कि सिर्फ 2.2
परसेंट केसेज जो रजिस्टर्ड हुए यूएपीए के अंदर में, उसमें कन्विक्शन हुआ सिर्फ 2.2% में। उसके और सिटिजन लॉ में भी बहुत कम केसेज पे हुआ है, 96% अरेस्ट हुए सिटिजन केसेज में, लेकिन सिर्फ 2 ही कन्विक्ट हो पाए हैं कोर्ट में। ये नेशनल क्राइम रिसोर्स ब्यूरो का डेटा है। तो यूएपीए क्या है बेसिकली, ये आपको जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट एक एक्ट है अगेंस्ट टेररिज्म। ये बेसिकली 1967 में ओरिजिनली पास हुआ था। ये उसके पहले जो एक्ट था आपका, कैसे कहते थे, टाडा था पहले, जो कि 1995 में लैप्स हो गया। उसका पोटा आया था जो कि 2004 में लैप्स हो गया। तो उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है यूएपीए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है, जिससे कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल करार दे सकती है और गजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश कर सकती है। उसके लिए उसको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये एक्टिविटी टेररिज्म है या नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एंड से ही उसको डिजिग्नेट कर सकती है। इसमें पनिशमेंट जो है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है पनिशमेंट में। इंडियन या फॉरेन नेशनल किसी को भी चार्ज हो सकता है, इसमें यूएपीए के अंदर चार्ज कर सकती है। It will be applicable to the offenders in the same manner even if crime is committed on foreign land। तो फॉरेन लैंड पर भी आपने कुछ अनलॉफुल किया है, यूएपीए के अंदर में क्राइम किया है, तो आपको उसमें कमिट चार्ज की चीट किया जा सकता है। इसमें डीजी जो एनआईए को, उसमें बहुत सारा पावर दिया गया, स्पेशल एजेंसी, डिजिग्नेटेड एजेंसी की तरह से है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये इसके जो डीजी हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है इसके अंदर में, या किसी को अनलॉफुल बताया गया है, उसकी प्रॉपर्टी का सीजर का भी अटैच कर सकती है जब केस चल रहा हो तभी। ऐसे क्या होता है, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर कोर्ट बोलेगी तब आप प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। लेकिन इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए एनआईए के डीजी को भी पावर दिया गया। एनआईए के डीजी अगर ऑर्डर करेंगे तो वो प्रॉपर्टी सीजर भी हो सकता है अगर केस इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है तब भी। और इसमें अमेंडमेंट किया गया था हाल ही में, जिसमें एक इंडिविजुअल को भी जो गवर्नमेंट टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है इस एक्ट के अंदर में। ये बेसिकली टेररिज्म से प्रिवेंट करने के लिए, लड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। नेक्स्ट लास्ट जो आपका है, ये छोटा सा एक आर्टिकल है, ये होप प्रोब इंटर्स मार्स ऑर्बिट। तो यूएई का पहला मिशन है मार्स के लिए, जिसका नाम है होप प्रोब, जो कि ऑर्बिट में इंटर कर गया है। और तो इसको आप ध्यान रखें, और प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है कि किस कंट्री का ये मिशन है और कब इसने लॉन्च किया गया था। ये सब आप ध्यान रखें जरूर। तो ये फ्रेंड्स आज तक था एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस हिंदू का। होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।